नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सफलता के लिए निरंतर प्रयासरत होंगे। डेली की तरह आपको ऊर्जावान बनाए रखने के लिए आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहे, जिससे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। हम लोग सेशन की शुरुआत 2 शब्द मोटिवेशनल कोट से करेंगे। तो आए यहाँ देखिए, 4 लाइनें सुंदर से लिखी गई हैं। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी, हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। मतलब आपका परिश्रम एक दिन रंग जरूर लाएगा। इसी क्रम में डेली की तरह आपसे यही गुजारिश है कि सेशन में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहिए। निश्चित ही इस सेशन से आपको लाभ होने वाला है। आए इसी क्रम में हम लोग आज का पहला प्रश्न देखें। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटल भारत सप्ताह 2022 का आरंभ कहां से किया? तो विकल्प के रूप में पहला दिया गया उत्तर प्रदेश, दूसरा बिहार, तीसरा गुजरात, चौथा आपका पश्चिम बंगाल। तो यहां जो सही होगा विकल्प नंबर सी सही होगा। 4 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात राज्य से डिजिटल भारत सप्ताह 2022 का शुभारंभ किया और इसकी थीम जो रखी नव भारत प्रौद्योगिकी इसकी थीम रखी गई। अब यहाँ योजना से संबंधित यह प्रश्न है। तो विगत वर्षों में योजनाओं से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बने हुए हैं। अगर हम बात करें यही मेक इन इंडिया प्रोग्राम भारत में कब प्रारंभ किया गया? तो 2014 में प्रारंभ किया गया। जबकि अगर हम बात करें यही जन धन योजना कब प्रारंभ किया गया? तो यह भी योजना 2014 में प्रारंभ किया गया। अगर हम बात करें डिजिटल साक्षरता मिशन कब प्रारंभ किया गया? तो 2015 में प्रारंभ किया गया। भारत नेट सेवा का उद्देश्य क्या है? तो सभी को इंटरनेट सेवा को सुगम रूप से पहुंचाना या सभी को इंटरनेट सेवा से जोड़ना। अगर हम बात करें महत्वाकांक्षी योजनाओं में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कब प्रारंभ की गई योजना? तो ये 2015 में प्रारंभ की गई। हरियाणा के पानीपत से यह योजना प्रारंभ की गई। ये सारी योजनाएं अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर हम बात करें गुजरात से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के रूप में, तो तैयारी निर्यात सूचकांक में गुजरात का स्थान क्या है? तो गुजरात का स्थान प्रथम है। जबकि अगर हम बात करें गिर नेशनल पार्क, साथ ही साथ ब्लैक बक नेशनल पार्क, इनका संबंध भारत के किस राज्य से है? तो इनका संबंध जो है ये गुजरात राज्य से है। आइए इसी क्रम में दूसरा प्रश्न देखें। हाल ही में चर्चा में रहे स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की मूर्ति का अनावरण कहां से किया गया? तो यहाँ देखिए, पहला दिया गया आंध्र प्रदेश, दूसरा केरल, तीसरा तेलंगाना, चौथा मध्य प्रदेश। तो यहाँ जो सही विकल्प होगा विकल्प नंबर ए आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की मूर्ति का अनावरण किया गया और ये इनकी 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में किया गया। और इनका संबंध किस विद्रोह से रहा है? तो इनका संबंध मित्रों जो है वो रंपा विद्रोह से रहा है, जो कि किस सन में हुआ था? तो 1922 ईस्वी में हुआ था। साथ ही साथ अगर हम यही बात करें, यहाँ मूर्ति से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है, तो हाल फिलहाल के दिनों में बहुत महत्वपूर्ण मूर्तियों का अनावरण किया गया है और वहां से प्रश्न लगातार बने हैं। जैसे अगर बात करें मित्रों स्टैचू ऑफ यूनिटी का अनावरण कहां से किया गया?
तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है ये गुजरात राज्य के सरदार सरोवर डैम पर किया गया। या किससे संबंधित है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है। अगर हम दूसरा देखें तो स्टैचू ऑफ पीस, इसका संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध राजस्थान राज्य से है। तो जैन मुनि की ये मूर्ति है स्टैचू ऑफ पीस, जिसका संबंध राजस्थान से है। जबकि अगर हम बात करें स्टैचू ऑफ स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी किस राज्य से संबंधित है? तो ये हैदराबाद से संबंधित है। और ये किसकी मूर्ति है? तो संत रामानुजाचार्य जी की यह मूर्ति है। अगर हम बात करें स्टैचू ऑफ नॉलेज, ये कहां पर स्थापित किया गया? तो ये महाराष्ट्र राज्य में स्थापित किया गया। और इसका संबंध किससे है? तो डॉक्टर वी आर अंबेडकर जी से इनका संबंध है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में नारी को नमन योजना नामक योजना किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया? अब यहां देखिए, पहला दिया गया उत्तर प्रदेश, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा हिमाचल प्रदेश, चौथा बिहार। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका होगा विकल्प नंबर सी सही होगा, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के द्वारा या हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी द्वारा जयराम ठाकुर जी द्वारा इस योजना का प्रारंभ किया गया। अब इस योजना का उद्देश्य क्या है मित्रों? तो बस सेवा में महिलाओं के लिए 50% की छूट इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। अब यहां से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और भी बने हैं, जैसे सिप कीला दर्रा भारत के किस राज्य से संबंधित है? यह रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। हाल ही में रोहतांग दर्रे से जो रोहतांग टनल बनाया गया था, इसका नाम परिवर्तित करके अटल टनल कर दिया गया। और बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का अवार्ड किस को दिया गया है? तो अटल टनल को 2022 का बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का अवार्ड दिया गया है। अगर हम बात करें उत्तराखंड के बारे में, तो फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता है उत्तराखंड, जबकि फूलों का त्योहार कहां मनाया जाता है? तेलंगाना में। और अगर हम बात करें लाइकेन पार्क और पॉलिनेटर पार्क का सबसे पहले भारत में शुभारंभ कहां किया गया? तो ये उत्तराखंड में किया गया। साथ ही साथ अगर हम बात देखें तो तराई हाथी रिजर्व बनाए जाने की घोषणा किस सरकार के द्वारा की गई? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गई। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। अगला है, हाल ही में मिस इंडिया का खिताब किसने जीता? अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये सारे प्रश्न विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अब यहां देखिए, पहला दिया गया कैरोलिना, दूसरा दिया गया हरनाथ संधू, तीसरा दिया गया सिनी सेट्टी, चौथा दिया गया है सिनाटो चौहान। अब यहां पर जो सही आपका आंसर होगा विकल्प नंबर सी सही होगा। सिनी सेट्टी जो हैं, ये मिस इंडिया का खिताब इन्होंने जीता है। इससे पहले मिस इंडिया कौन थी? तो मानसा वाराणसी जो थी, इनका संबंध किस राज्य से था? तो तेलंगाना राज्य की मानसा वाराणसी जो थी, ये मिस इंडिया के रूप में ये थी। अगर हम बात करें हरनाथ संधू से संबंधित, तो भारत की तीसरी मिस यूनिवर्स के रूप में हाल ही में किसने जीत हासिल की? तो हरनाथ संधू ने हासिल की। और ये कौन सा क्रम था? ये 17वां क्रम था। इसका आयोजन कहां किया गया था?
इजराइल में इसका आयोजन किया गया था। अब भारत की पहली मिस यूनिवर्स कौन थी? तो भारत की पहली मिस यूनिवर्स दोस्तों सुचिंता सेन थी। अगर हम बात करें मिस वर्ल्ड 2021 कौन है? तो मिस वर्ल्ड 2021 कैरोलिना है और इनका संबंध किस देश से है? पोलैंड देश से इनका संबंध है। अगर हम बात करें भारत की पहली मिस वर्ल्ड कौन थी? तो भारत की पहली मिस वर्ल्ड जो थी वो रीता फारिया जो थी ये भारत की पहली मिस वर्ल्ड थी। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में आयोजित मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एकल पुरुष का खिताब किसने जीता? तो यहां देखिए पहला दिया है विक्टर एक्सेलसेन, दूसरा दिया है लक्ष्य सेन, तीसरा साई प्रणीत, चौथा दिया है कार्लोस अलकराज। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा विक्टर एक्सेलसेन। ये किस देश से संबंधित है? तो ये डेनमार्क से संबंधित है। अब यहां आपको जानना है कि डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन। और आपको एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखना है, ग्रीनलैंड जो कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है और इसकी राजधानी नुक है, इस पर किसका कब्जा है? तो डेनमार्क का कब्जा है। अगर हम बात करें यहीं मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल में किसने खिताब जीता? तो विक्टर एक्सेलसेन ने इस किताब को जीता। अगर अब यही हाल फिलहाल में खेल के परिदृश्य से कुछ महत्वपूर्ण जो खेल के आयोजन हुए हैं वहां से महत्वपूर्ण जिन्होंने जीत हासिल की है वो सारे प्रश्न अगर निकाल कर लें जिससे गलत होने के चांस कम होंगे, जैसे स्विस ओपन बैडमिंटन का खिताब किसने जीता? तो पीवी सिंधु ने खिताब जीता। साथ ही साथ अगर हम बात करें दोस्तों ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता था? तो लक्ष्य सेन ने जीता था, जबकि ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता था? तो विक्टर एक्सेलसेन ने जीता था। विक्टर एक्सेलसेन ने ये खिताब जीता था। अब यहां पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न और भी दिया गया, कार्लोस अलकराज मियामी ओपन का खिताब, साथ ही साथ सर्बिया ओपन का खिताब किसने जीता? तो कार्लोस अलकराज ने जीता और मात्र 18 वर्ष की आयु में। और इनका संबंध किस देश से है? तो ये स्पेन के खिलाड़ी हैं। ये सारे प्रश्न जो हैं अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का शुभारंभ किया गया? तो यहां देखिए पहला दिया गया है हरियाणा, दूसरा नई दिल्ली, तीसरा लखनऊ, चौथा आपका कानपुर दिया गया है। तो यहां जो सही विकल्प होगा विकल्प नंबर बी सही होगा। नई दिल्ली में जनजातीय जनजाति अनुसंधान संस्थान का शुभारंभ किया गया। और किसके द्वारा किया गया? तो गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा किया गया। अब यही राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान की बात हो रही है तो एक प्रश्न हम ये जाने कि राष्ट्रीय जनजाति आयोग का गठन किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? तो 89वां संविधान संशोधन 2003 में अनुच्छेद 338 में संशोधन करके अनुच्छेद 338 का 89वां संविधान संशोधन के आधार पर राष्ट्रीय जनजाति आयोग का गठन किया गया। अगर हम बात करें 69वां संविधान संशोधन के आधार पर दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी के रूप में घोषित किया गया। अगर हम बात करें जनजातियों के संबंध में शासन प्रशासन की बात किस भाग में वर्णित है? तो भाग 10 में जनजातियों के संबंध में प्रशासन के बारे में बात की गई है। अगर अनुसूची की बात की जाए
अनुसूची की बात की जाए तो अनुसूची 5 में अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति के बारे में बात की गई है। और इसी क्रम में अगर हम बात करें हरियाणा से संबंधित तो 35वां सूरज कुंड मेले का आयोजन कहाँ किया गया, तो हरियाणा में किया गया। और इसका फोकस राज्य कौन सा है, तो जम्मू कश्मीर फोकस राज्य है, जबकि इसका फोकस देश कौन सा है, तो कजाकिस्तान इसका फोकस देश है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में नाइट फ्रैंक के द्वारा एशिया प्रशांत स्थिरता सूचकांक 2021 जारी किया गया। इसमें भारत का कौन सा शहर शीर्ष पर रहा। अब यहां देखिए, पहला दिया गया हैदराबाद, दूसरा बेंगलुरु, तीसरा दिया गया दिल्ली, चौथा दिया गया मुंबई। अब यह संस्था का नाम याद रखना है कि नाइट फ्रैंक के द्वारा एशिया प्रशांत स्थिरता सूचकांक 2021 जारी किया गया। इसमें भारत के कौन से शहर शीर्ष पे रहे, तो मित्रों इसका सही विकल्प जो होगा, विकल्प नंबर बी सही होगा। सबसे पहले बेंगलुरु, दूसरे स्थान पे हैदराबाद, तीसरे स्थान पे दिल्ली और चौथे स्थान पे मुंबई है। ये 4 भारतीय राज्य जो हैं ये नाइट फ्रैंक के द्वारा एशिया प्रशांत स्थिरता सूचकांक में शामिल हैं। अगर हम बात करें विश्व लेवल में तो सिंगापुर प्रथम पे, साथ ही साथ सिडनी, मेलबोर्न, पर्थ, ये सारे जो हैं ये विश्व लेवल में नाइट फ्रैंक के द्वारा एशिया प्रशांत स्थिरता सूचकांक में सर्वप्रथम स्थान पे हैं। अगर हम इसी क्वेश्चन के आधार पर अगर देखें, हाल ही में ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में किन भारतीय शहरों को चिन्हित किया गया, तो मुंबई और हैदराबाद को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में चिन्हित किया गया। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में FATF के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला, तो यहां देखिए, पहला दिया गया मार्क्स प्लियर, दूसरा दिया गया है यायर लैपिड, तीसरा टी राजा कुमार और चौथा दिया गया फर्डिनेंड मार्कोस। तो यहां सही जो विकल्प है वो टी राजा कुमार है। अब टी राजा कुमार जी ने हाल ही में FATF के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार को संभाला है। अब यहाँ पर FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसका फुल फॉर्म होता है। इसका गठन कब हुआ था, तो 1949 ईस्वी में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है मित्रों, तो इसका मुख्यालय पेरिस में है। साथ ही साथ अगर हम बात करें, अब इसके प्रमुख के रूप में, अध्यक्ष के रूप में कौन है, तो टी राजा कुमार है। इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो मार्क्स प्लियर का स्थान पे कौन आए हैं, टी राजा कुमार आए हैं। अब FATF से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। FATF के द्वारा 2 प्रकार की लिस्ट, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट जारी की जाती है। हाल ही में FATF ने अपने ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को अलग करने की या बाहर करने की घोषणा की है। और आने वाली बैठक में ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को बाहर किया जाएगा। अगर हम बात करें कि ये जो FATF है इसके सदस्य देश कितने हैं, तो टोटल 39 सदस्य देश हैं, जिसमें यूरोपीय यूनियन और खाड़ी सहयोग परिषद, ये 2 स्थित हैं। अगर हम यही बात कर लें कि हाल ही में ग्रे लिस्ट को किस देश को डालने की अनुशंसा की है FATF ने, तो UAE को ग्रे लिस्ट में डालने की अनुशंसा FATF के द्वारा की गई है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में चर्चा में रही ऑपरेशन नारकोस
का संबंध किससे है? तो यह देखिए, पहला दिया गया नीति आयोग, दूसरा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, तीसरा दिया गया रेलवे सुरक्षा बल, चौथा दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो सही विकल्प होगा आपका मित्रों, यह होगा विकल्प नंबर सी, रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा जून माह में सर्च अभियान चलाया गया, जिसके द्वारा तमाम वैधानिक वस्तुएं जो रेलवे के द्वारा सप्लाई की जाती थी उनको रेलवे ने अपने कस्टडी में लिया, जिससे राजकोष में भारी इजाफा हुआ और उसका जो ऑपरेशन का नाम रखा गया या उस मिशन का जो नाम रखा गया ऑपरेशन नारकोस रखा गया। अब यहाँ रेलवे से संबंधित कुछ बातें हो रही हैं, तो हम जाने कि भारत में रेल सेवा किस अंग्रेज गवर्नर के कार्यकाल में प्रारंभ हुआ? तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में प्रारंभ हुआ। कब? 1853 ईस्वी में पहली रेल सेवा मुंबई से थाने को चलाई गई। अब यही उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें, हम तो सबसे पहले रेल सेवा 1859 ईस्वी में इलाहाबाद से कानपुर के लिए उत्तर प्रदेश में रेल सेवा प्रारंभ की गई। अब यहाँ एक प्रश्न और भी जानना जरूरी है कि रेलवे के सीईओ कौन है? तो विनय कुमार त्रिपाठी जी जो हैं ये रेलवे के सीईओ हैं। जबकि रेल मंत्रालय के प्रमुख कौन है? तो अश्वनी वैष्णव जी केंद्रीय रेलवे मंत्री हैं। अगर हम यही बात करें सुरक्षा कवच का संबंध किससे है? तो रेल से है। रेल की दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सुरक्षा कवच प्रारंभ किया गया, सुरक्षा कवच ऐप लागू किया गया, जिसमें दुर्घटनाओं को कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में काई चटनी का संबंध भारत के किस राज्य से है, जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया? अब यहाँ पहला दिया गया उड़ीसा, दूसरा असम, तीसरा गुजरात, चौथा राजस्थान। तो यहाँ जो सही होगा विकल्प नंबर ए सही होगा। उड़ीसा राज्य में काई चटनी को जीआई टैग प्रदान किया गया। अब यहाँ संबंधित बात हो रही है जीआई टैग की, तो यहाँ पर जीआई टैग किस अधिनियम के द्वारा लाया गया था? तो जीआई टैग अधिनियम जो है 1999 ईस्वी के द्वारा स्थापित किया गया था। और सबसे पहला जीआई जो टैग है वो किसे दिया गया? तो दार्जिलिंग चाय को सबसे पहले 2004 में जीआई टैग दिया गया। अब यहाँ जीआई टैग कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? तो 10 वर्षों के लिए जीआई टैग दिया जाता है। ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जीआई टैग किस अधिनियम के द्वारा लाया गया? तो जीआई टैग जो है ये 1999 अधिनियम के द्वारा लाया गया। और सबसे पहला भारत का जीआई टैग किसको प्राप्त हुआ? तो दार्जिलिंग चाय को प्राप्त हुआ। और कब हुआ? 2004 में। जबकि जीआई टैग दिया जाना कब से प्रारंभ किया गया था? 2003 से, लेकिन भारत में दार्जिलिंग चाय को 2004 में दिया गया। और ये 10 वर्षों के लिए दिया जाने वाला एक इंडिकेशन है। अब यहां से ये जो 10 प्रश्नों की सीरीज है यहीं पे समाप्त हो रही है। देखिए अंत में आपको पुनः ऊर्जावान बनाए रखने के लिए कि दुनिया की हर चीज ठोकर खाने से टूट जाती है, एक कामयाबी ही है जो ठोकर खाकर मिलती है। मतलब इसमें असफलताओं से ही सफलता के दरवाजे खुलते हैं। यही इसी क्रम के आधार पे आपको निरंतर प्रयास करते रहना है और आप अपने आप में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। आप अपना और अपने परिवार का खूब सारा ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।